जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज चल रही है पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें आज हम पाठ संख्या 5 में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज यानी जीके से जुड़े प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस सीरीज का हमारा नाम है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर प्राप्त करने के लिए एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास एक मोटिवेशनल कोट से। तो दोस्तों, आज का हमारा सुविचार क्या है उसको जान लेते हैं, फिर हमारी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये हमारे लिखा है गोपाल दास नीरज ने कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। यानी कुछ जो उम्मीदें हैं उनके ख़त्म हो जाने से जीवन ख़त्म नहीं हो जाता, जीवन उससे आगे भी होता है। तो इसका मतलब यही है कि छिप छिप कर आंसू न बहाकर अपने जीवन में कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रतिदिन मेहनत करते रहे और लगन से उसमें लगे रहे। हो सकता है कुछ समय के लिए निराशा हाथ लगे, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? ऑप्शन ए सरला दास, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी धुरजटी, ऑप्शन डी पीताम्बर द्विज। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन एक 14वीं शताब्दी का कवि था? सरला दास, अमीर खुसरो, धुरजटी, पीताम्बर द्विज। तो आपको इनमें से बताना है कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था। बताइए दोस्तों कमेंट करके कौन एक 14वीं शताब्दी का कवि था। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी है पीताम्बर द्विज, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी धुरजटी, ये भी गलत है। ऑप्शन बी अमीर खुसरो, तो ये इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यानी इनमें से जो 14वीं शताब्दी का एक कवि था वो था अमीर खुसरो। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी अमीर खुसरो। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? ऑप्शन ए 1236 में, ऑप्शन बी 1238 में, ऑप्शन सी 1240 में, ऑप्शन डी 1242 में। तो दोस्तों, आपको बताना है कि रजिया सुल्तान को गद्दी से किस वर्ष हटाया गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए 1236, तो ये ऑप्शन आपके गलत है। ऑप्शन बी 1238, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत है। ऑप्शन सी 1240, तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये 1240 में जो है रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 में हटाया गया। तो दोस्तों, संक्षेप में रजिया सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में जो संक्षेप में जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर है यहाँ पर कि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिसका जन्म 1205 में हुआ था। यानी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ? तो रजिया सुल्तान का जन्म जो है वो 1205 में हुआ। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। यानी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर शासन कब तक किया? 1236 से 1240 ईस्वी में, और 1240 ईस्वी में इनको हटा दिया गया था। यानी रजिया सुल्तान ने केवल 4 वर्षों तक शासन किया था
और रजिया सुल्तान जो है वो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, गुलाम वंश की थी। तो ये आपको रजिया सुल्तान के बारे में जो बेसिक जानकारी थी उससे अवगत करवा दिया है। यानी रजिया सुल्तान जो है वो भारत की प्रथम महिला शासक थी और उसका जन्म 1205 में हुआ। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, यानी उसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये रजिया सुल्तान के बारे में आपको संक्षेप जानकारी थी जो बता दी। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों आज का हमारा आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि मौट की मस्जिद का निर्माण है वो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो आइए दोस्तों ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये इसके बारे में गलत है। ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ये भी नहीं था। ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ये भी नहीं था। तो इसके बाद आपके ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यानी मौट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का आपके करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1878 में, ऑप्शन सी 1877 में, ऑप्शन डी 1887 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1890 में, 1878 में, 1877 में या 1887 में। तो आइए दोस्तों इनके ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी 1887 में, तो ये गलत है। ऑप्शन सी 1877, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी 1878, तो ये बिल्कुल आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो 1878 में पारित किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन बी दिल्ली में तुगलकाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ में हजरतगंज, ऑप्शन डी लखनऊ में दिलकुशा कोठी। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए वापस कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन बी दिल्ली में तुगलकाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ में हजरतगंज, ऑप्शन डी लखनऊ में दिलकुशा कोठी। तो आइए दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी लखनऊ में दिलकुशा कोठी, तो ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी लखनऊ में हजरतगंज, तो ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी दिल्ली में तुगलकाबाद, तो ये भी आपके गलत है। उसके बाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका आपके ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यानी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है। इससे जुड़ी बेसिक जानकारी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। सबसे पहले आप फर्स्ट बिंदु देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी या क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल ने कानपुर में की थी। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और चचिंद्रा नाथ सान्याल ने कानपुर में की थी। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। अंतिम बिंदु देखते हैं। 1928 तक इसे रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था, यानी 1928 तक जो है इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना लगा। तो ये आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे जिनसे आपको अवगत करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में बनाया गया था? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1919 का, ऑप्शन सी 6 मई 1920 को, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919 को, 8 मई 1919 को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 6 मई 1920, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 8 मई 1919। तो आइए दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1919 तो ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी 6 मई 1920 तो ये भी आपके ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919 को, तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी रॉलेट एक्ट अहिंसक विरोध दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट बिंदु देखते हैं, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको काला कानून नजर आ रहा होगा, यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यानी ये जो कानून है वो 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। और इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ये आपके रॉलेट एक्ट से जुड़े कुछ तथ्य हैं जिनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें एजुकेशन फंडा लाइव, तो वहाँ से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। 26 जनवरी 1919 को इस एक्ट की स्थापना हुई थी। इसके बारे में जो तथ्य थे उनसे आपको अवगत करवा दिया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वतमाला, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन डी एल्पस पर्वतमाला। यानी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? नीलगिरी, अरावली, हिमालय, एल्पस। तो आइए दोस्तों ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन तो ये तो ऑप्शन आपके गलत है। ऑप्शन सी हिमालय तो ये भी आपके गलत है। ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी सोना।
तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ये नहीं पूछा गया है कि पाया जाता है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि नहीं पाया जाता है। क्या यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा खनिज है जो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। सबसे पहले ऑप्शन ए लोहा, तो लोहा बिल्कुल छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। उसके बाद कोयला, तो ये भी छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। उसके बाद मैंगनीज, तो ये भी आपके छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो सोना है वो छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी सोना। सोना जो है वो छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है मृदा अपरदन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए अतिचारण यानी ओवर ग्रेजिंग, ऑप्शन बी यानी बाढ़ फ्लड्स, ऑप्शन सी भूस्खलन लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन डी वन रोपण ऑफरेस्टेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इनमें से किस कारण की वजह से जो है वो मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो आइए इन ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अतिचारण, तो अतिचारण से जो है मृदा का अपरदन होता है। बाढ़, तो बाढ़ से भी मृदा का अपरदन होता है। भूस्खलन, भूस्खलन से भी मृदा का अपरदन होता है। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी वन रोपण से जो है वो आपके मृदा का अपरदन नहीं होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी वन रोपण से जो है मृदा अपरदन नहीं होता है, बल्कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायता जो है वो वनों की मदद से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों की मदद से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी वन रोपण ऑफरेस्टेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और 10 में तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर आपके कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन सी विटीकल्चर, ऑप्शन डी चेरीकल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है, या आपका फेवरेट सवाल भी, क्योंकि यहाँ अंगूर भी है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं। हम कोई भी चीज़ को खाने का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो आती कहाँ से या उसे किस नाम से और जाना जाता है उसका ध्यान थोड़ा शायद कम रखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हॉर्टिकल्चर, तो अंगूर की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। ऑप्शन 2 है आपके पीसीकल्चर, तो अंगूर की खेती को पीसीकल्चर भी नहीं कहते हैं। उसके बाद अब आपके बचे ऑप्शन 2 यानी विटीकल्चर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी अंगूर की खेती को जो है वो विटीकल्चर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, झूम कृषि को के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन बी घुमंतु पशुचारण, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इनके ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो झूम कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से तो नहीं जाना जाता है। उसके बाद आपके ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि, तो झूम कृषि को वाणिज्यिक कृषि के नाम से भी नहीं जाना जाता है। उसके बाद आपके ऑप्शन बी घुमंतु पशुचारण, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत है। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और आगे हम झूम कृषि को अन्य किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर बताना चाहूँगा कि एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर प्राप्त करने के लिए एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट है वो निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, जानते हैं झूम कृषि को किस नाम से अन्य जाना जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं झूम कृषि की एक परिभाषा है, उसको भी। झूम कृषि, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहती है और उत्पादन बहुत कम होता है। तो ये झूम कृषि के बारे में कुछ फैक्ट है। यानी झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है और जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई जो भूमि होती है वह पुराने उपकरणों की मदद से जुताई करके बीज है जो बो दिए जाते हैं। और फसल ये जो है फसल वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन यहाँ पर बहुत कम होता है। आइए दोस्तों आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि झूम कृषि को अन्य की जगहों पर किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर झूम कृषि को झूम के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद आपके ऑप्शन बी में है मणिपुर। समझ जाता हूँ ऑप्शन बी नहीं, सेकंड नंबर पे यहाँ पर मणिपुर में पामलुंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बेवर या दैया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का, यानी आंध्र प्रदेश में जो है झूम कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो है वो पामादाबी या कोमन या बरिंगा कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण पूर्व राजस्थान जहाँ पर वालरे या वाल्ट्रे जो झूम कृषि को है वो कहा जाता है। उसके बाद झारखंड में जो है करुआ कहा जाता है। उसके बाद मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। उसके बाद ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। उसके बाद मध्य अफ्रीका जहाँ पर मसोले कहा जाता है और सबसे अंतिम में वियतनाम जहाँ पर रे नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी झूम कृषि को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, मणिपुर में पामलू, मध्य प्रदेश बेवर या दैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामादाबी या कॉमन या बरिगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, झारखंड में करुआ, मैक्सिको या मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का उत्खनन किया जाता है। ऑप्शन ए खुदाई यानी ड्रिलिंग, ऑप्शन बी उत्खनन यानी क्वारिंग, ऑप्शन सी यानी विवर्त खनन ओपन कास्ट माइनिंग, ऑप्शन डी कुपकी खनन यानी सॉफ्ट माइनिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है। यानी भूपृष्ठ के निकट जब खनिजों का जो खनन है वो किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी कुपकी खनन। तो ये गलत है, ये क्योंकि जब भूपृष्ठ के निकट खनिजों का उत्खनन किया जाता है तो कुपकी नहीं कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी विवृत खनन, तो ये भी गलत है, यानी ओपन कास्ट माइनिंग भी गलत है क्योंकि जब भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है तो उसे इस नाम से नहीं पुकारा जाता है। अब आपके ऑप्शन बी में है उत्खनन यानी क्वारिंग। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वह प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का उत्खनन किया जाता है, यानी उसे उत्खनन के नाम से जाना जाता है या क्वारिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन संख्या 12 का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अतिचारण पर रोक, ऑप्शन बी भूमि पुनरुद्धार, ऑप्शन सी उर्वरकों का विनियमित उपयोग, ऑप्शन डी वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से सभी ऑप्शन देखिए एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं संरक्षण से संबंधित कौन सी नहीं है। अतिचारण पर रोक, भूमि पुनरुद्धार, उर्वरकों का विनियमित उपयोग, वनोन्मूलन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से जो है संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए अतिचारण पर रोक, तो ये संरक्षणों के भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। भूमि पुनरुद्धार, तो ये भी जो है संरक्षण के संबंधित है। उसके बाद उर्वरकों का विनियमित उपयोग, तो ये भी बिल्कुल संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद आपके ऑप्शन डी है वनोन्मूलन, तो जो वनोन्मूलन है ये आपके इससे संबंधित नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वनोन्मूलन। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी वनोन्मूलन जो है वो भू संरक्षण से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है भू संरक्षण से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन संख्या 14 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी गायन, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी नृत्य, ऑप्शन डी लेखन। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है या यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध इनमें से किससे है? तो टेनिस से, गायन से, कुचिपुड़ी नृत्य से या लेखन से। तो आइए ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध टेनिस से तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद आपके ऑप्शन बी गायन, तो गायन से भी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी कुचिपुड़ी नृत्य, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, यानी जो यामिनी कृष्णमूर्ति है उनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन संख्या 14 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी कुचिपुड़ी नृत्य। आइए दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में जानते हैं संक्षेप में। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति जी का फोटो दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर में, यह है यामिनी कृष्णमूर्ति जी। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये दोस्तों इसके बारे में जानकारी है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ। ये किस नृत्य की नर्तकी है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की नर्तकी है और इनको सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 15, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1987 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये कब स्थापित किया गया ये आपको बताना है। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, यानी आप सभी ने उनका नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं।
तो उसका जो है उसको कब स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन संख्या 15 का करेक्ट आंसर है। उससे पहले देख लेते हैं बाकी वाले ऑप्शन। ऑप्शन डी देखते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन डी में है 1987, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 1985, ये भी गलत है। उसके बाद आपके ऑप्शन बी 1982, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी 1982 में जो है वो नाबार्ड संस्थान की जो स्थापना या स्थापित किया गया। कब किया गया? 1982 में इसको स्थापित किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। इसको 1982 में स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 16 है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। चलिए दोस्तों बताइए कितने वर्षों के अंतराल के बाद भारत में जनगणना की जाती है। ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन डी 9, तो ये गलत है। ऑप्शन सी 12, ये भी गलत है। ऑप्शन बी 11, ये भी गलत है। तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी भारत में प्रतिवर्ष जनगणना जो है, क्षमा चाहता हूँ, भारत में जनगणना जो है वो प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है। तो इसका आपके ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल के बाद की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 17 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में विशालतम नदी मुक्त भूमि डेल्टा कौन सी है? ऑप्शन ए सुंदरबन नदी मुक्त भूमि डेल्टा, ऑप्शन बी महानदी की नदी मुक्त भूमि डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी नदी की नदी मुक्त भूमि डेल्टा, ऑप्शन डी कावेरी नदी की नदी मुक्त भूमि डेल्टा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारत में विशालतम नदी मुक्त डेल्टा कौन सा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। कावेरी नदी मुक्त डेल्टा, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन सी गोदावरी नदी मुक्त नदी डेल्टा, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी महानदी की नदी मुक्त भूमि डेल्टा, ये भी गलत है। आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सुंदरबन नदी मुक्त भूमि डेल्टा जो है वो भारत में विशालतम नदी मुक्त भूमि डेल्टाओं में शामिल है, यानी सबसे बड़ा जो है सुंदरबन है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1603 में, ऑप्शन सी 1610 में, ऑप्शन डी 1616 में। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब की गई। तो आइए दोस्तों ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी में दे रखा है आपके 1616, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की गई। उसके बाद ऑप्शन सी 1610 में, ये भी गलत है, क्योंकि 1610 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की गई। उसके बाद ऑप्शन बी 1603, तो ये भी आपके गलत है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1600 में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो की गई, या ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित की गई। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो की गई। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 19 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग है जो होता है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन ए विटामिन बी, तो ये गलत है।
ऑप्शन बी विटामिन सी, ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी विटामिन ए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी विटामिन विटामिन ए की कमी से जो है वो ये रोग होता है। तो आपके इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए की कमी से रत्नोंदी नामक रोग होता है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 20 की। दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 20 है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट, ऑप्शन डी 9 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आइए जानते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले ऑप्शन ए 5 मिनट, तो ये गलत है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 6 मिनट, ये भी गलत। उसके बाद आपके ऑप्शन 8, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में जो है वो 8 मिनट का लगभग समय लगता है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 21 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन संख्या 21 है, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भांगड़ा नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। आइए ऑप्शन की चर्चा करते हैं। असम, तो असम का संबंध जो है भांगड़ा से नहीं है। केरल का भी संबंध भांगड़ा से नहीं है। गुजरात, तो गुजरात में जो है वो गुजरात का भी संबंध जो है वो इससे नहीं है, क्योंकि गुजरात का जो है गरबा वो जो है फेमस है। तो यहाँ पर पंजाब का क्या फेमस है? भांगड़ा नृत्य पंजाब का फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध है या फेमस है, या इसका संबंध भी पंजाब राज्य से है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 22 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन संख्या 22 है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी भगवंत दास, ऑप्शन डी रानी कनकवती। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? राणा सांगा के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा, भगवंत दास के द्वारा या रानी कनकवती के द्वारा। तो आइए दोस्तों इनके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए में राणा सांगा दे रखा है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी उदय सिंह, ये भी गलत। ऑप्शन सी भगवंत दास, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रानी कनकवती। रानी कनकवती ने जो है वो आमेर की जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, या रानी कनकवती द्वारा आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो बनवाया गया। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 23 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन संख्या 23 है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए रूप सिंह, ऑप्शन बी भूप सिंह, ऑप्शन सी हमीर सिंह, ऑप्शन डी अनूप सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी अनूप सिंह, ये गलत है। ऑप्शन सी हमीर सिंह, ये भी गलत है। ऑप्शन बी भूप सिंह, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक को भूप सिंह उनका वास्तविक नाम था, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन संख्या 23 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी भूप सिंह। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट जो है वो निरंतर मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आपकी कोई भी जिज्ञासा या सुझाव है तो वह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन संख्या 24 है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने
पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1966 में। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले ऑप्शन डी 1966 में, ये गलत है। ऑप्शन सी 1967 में, ये भी गलत है। ऑप्शन बी 1979 में, तो ये भी गलत है। यानी आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1976 में भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट है वो जारी किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन संख्या 25 की। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन संख्या 25 है, आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए आनाजी चौहान, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि आना सागर झील का निर्माण अजमेर में किन के द्वारा करवाया गया? आनाजी चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो आइए दोस्तों ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन बी जहांगीर, तो ये गलत है। ऑप्शन सी शाहजहां, ये भी गलत है। ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी आनाजी चौहान ने जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये थे आज की हमारी पीटीटी बीएसटीसी राजस्थान पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सीरीज यानी पार्ट नंबर 5 में हमने 25 प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया, जाना उनके बारे में विश्लेषण से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में हमने इन प्रश्नों का अध्ययन किया। अगर आपकी फिर भी कोई जिज्ञासा या सुझाव है तो वह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।